हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सच्चान एंड वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स के बारे में। मेजरिंग टूल्स में आप लोगों ने थ्योरेटिकल बेस पे पूरा लोगों को पढ़ाया जा चुका है, जिसमें सारे टूल्स हो चुके थे। लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, सरफेस मेजरमेंट के लिए भी और रेडियस सरफेस वगैरह मेजर करने के लिए सारे टूल्स हो चुके थे। सबका लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस हुआ था, सबके सिद्धांत, प्रिंसिपल, कौन किसका बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, क्या इसका यूज होता है, कैसे रीडिंग निकालते हैं। मींस ओवरऑल आप थ्योरेटिकल बेस पे देख चुके थे, लेकिन अब बारी है उनसे क्वेश्चन जो आते हैं उस पर डिस्कस करने की। मींस जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं या जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की क्या होगी, यहाँ पे एक सीरीज होगी जिसमें पूरे मेजरिंग टूल से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे आपको। तो यहाँ से मेजरिंग टूल्स के चूंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मेजरिंग टूल्स के क्वेश्चन आंसर होंगे। आप लिमिट फिट टॉलरेंस की सीरीज देख चुके थे, 3 लेक्चर में लिमिट फिट टॉलरेंस हुआ था, उसके भी सीरीज होना बाकी है। तो पहले मेजरिंग टूल्स के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद लिमिट फिट टॉलरेंस के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा है, ब्रिटिश प्रणाली का प्रचलन कब हुआ था? ब्रिटिश प्रणाली का प्रचलन कब हुआ था? मतलब सिस्टम आप लोगों ने पढ़े थे, स्टार्टिंग में सिस्टम पढ़े थे। 3-4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। ब्रिटिश प्रणाली होती है, एक एमकेएस होती है, एक सीजीएस पद्धति होती है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी होती है, एसआई पद्धति भी होती है, कई पद्धतियां होती हैं। तो उनमें से अगर आप लोगों ने वहां क्वेश्चन में नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग था ब्रिटिश प्रणाली का कब प्रचलन हुआ था। तो पहले आप देख लेते हैं सीरीज वाइज किसका कब प्रचलन हुआ है, मतलब कब कौन सी प्रणाली मनाई गई है, भारत में आई। ठीक है, तो पहला है 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में फुट पाउंड सेकंड प्रणाली आई थी। कौन सी? फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली मतलब फुट पाउंड सेकंड प्रणाली आई कब? 1855 ईस्वी में। जब हम बात करते हैं 1935 ईस्वी में, तो सीजीएस पद्धति आई। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में क्या होता है, इसमें जो लंबाई रहेगी वो सेंटीमीटर में रहेगी, जो द्रव्यमान रहेगा, मास रहेगा, वो ग्राम में रहेगा, जो समय रहेगा, टाइम रहेगा, वो सेकंड में रहेगा। इसमें लंबाई फुट में रहेगी, पाउंड में वेट रहेगा, वजन रहेगा, मतलब मास द्रव्यमान रहेगा, और सेकंड में क्या होगी, टाइम रहेगा, सेकंड में रहेगा। 1960 की बात करें तो 1960 में अपन की कौन सी पद्धति आई थी? एमकेएस पद्धति में आई थी। एमकेएस सिस्टम तो आप लोग समझते ही होंगे। एमकेएस मतलब क्या होता है, जो लंबाई रहेगी मीटर में मेजर की जाएगी, द्रव्यमान रहेगा किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मेजर करेंगे। ये चीज समझ में आई तो आप अलग अलग भी याद कर लीजिए कि कब कौन सी प्रणाली का प्रचलन हुआ था। 1967 में। 1967 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि 1967 में एसआई पद्धति है। कौन सी पद्धति है? एसआई पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें क्या था, 1967 में बैठक हुई थी। अगर ये ऑप्शन नहीं है, 1967 ऑप्शन नहीं है, तो 1971 ऑप्शन मिलेगा आपको। 1971, तो 1971 अगर ऑप्शन है तो एसआई सिस्टम के लिए, अगर 1967 है तो एसआई सिस्टम के लिए। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो 1971 एच करेक्ट आंसर। मतलब 1971 में गठन हुआ था, जबकि 1967 में क्या हुआ, इस पे बैठक हुई थी, लागू किया गया था 1971 में। तो ये चीज समझ में आई आपको यहाँ से? तो इसके लिए पूछ रहा है ब्रिटिश प्रणाली का कौन सा प्रचलन होता है। ब्रिटिश प्रणाली मतलब क्या हुआ, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम आपको पढ़ाया गया है। तो 1855 ईस्वी ब्रिटिश प्रणाली के लिए। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। 1 मिलीमीटर में होता है। 1 मिलीमीटर में ये किसका सिंबल है? माइक्रोन का सिंबल है। ये जो सिंबल है किसका है? माइक्रोन का सिंबल है। माइक्रोन, ये माइक्रोन का सिंबल है। म्यू इसको बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं आप लोगों को बताया गया था? 1 मिलीमीटर में कितने? 1000 माइक्रोन। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन होते हैं। अगर 1 माइक्रोन में पूछे, 1/1000 हो जाएगा। ये क्या है? मिलीमीटर है, अर्थात 0.001 mm। यही तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता था, 0.001 mm। तो यही इसका क्या होता है, 1 माइक्रोन की वैल्यू 0.001 mm और 1 mm की वैल्यू 1000 माइक्रोन। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर पूछ रहा है 1 mm में, तो कितने हो जाएंगे? 1000 माइक्रोन। मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर देखिए,
थर्ड नंबर 1 माइक्रोन में होते हैं, तो अभी मैंने बताया 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं, 0.001 mm, मतलब थर्ड पे क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ देखते हैं, फिर यहाँ समझने की जरूरत है, 1 रेडियन में होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पाई रेडियन। पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में 180 डिग्री पढ़ा आप लोगों ने, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 रेडियन बराबर 180, तो 1 रेडियन की वैल्यू यहां से निकल आएगी 180 इंटू 7/22। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 180 इंटू 7/22 को जब सॉल्व करेंगे तो 57.3 ये हो जाएगा 1 रेडियन की वैल्यू। आप पाई रेडियन याद रखिए, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ से पुट कर देंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई, 57.30। तो 1 रेडियन में कितना हो गया, 57.30। फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए, पाई रेडियन में होता है, पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री होता है, ये बताया आप लोगों ने। 5 का क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ से देख लीजिए 1 इंच में कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ये आप लोगों ने देखा है, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अगर इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है क्या हो जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, mm में 25.4 mm होते हैं, अगर इंच में पूछ रहा है तो 10 से भाग देंगे, क्योंकि एक सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होते हैं। अब 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रही वैल्यू, तो 1 इंच में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, mm में पूछ रहा है, तो 25.4। 6 का क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस गेज मापता है, रेडियस गेज मापता है। आप लोगों ने रेडियस गेज के बारे में पढ़ा था जब गेज टॉपिक चल रहा था, तो रेडियस गेज के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि नाम है इसका रेडियस गेज, तो क्या करता है, रेडियल वाली माप मापता है, मतलब 7 का क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है, स्टील रूल का जो लेक्चर है उसमें बताया गया स्टैंडर्ड स्टील रूल। उसका अगर mm में पूछे तो 1/2 mm, इंच में पूछे तो 1/64 इंच। तो देखेंगे किसमें है, mm में वैल्यू है सारी, तो mm में 1/2 mm दिख रहा है हमें, तो 8 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंच करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इंच में वैल्यू दी होती तो 1/64 इंच क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। आपको यहाँ पे वैल्यू देखना है mm में, इंच में, ये चीज समझ में आई। आगे चले, 9 नंबर देखिए, शाफ्ट पर कीवे की मार्किंग करने के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है। कीवे मतलब है कोई शाफ्ट है, ठीक है, इस पे हमें क्या करना है, कीवे काटना है, पूरी लंबाई में कीवे काटना है, मतलब एक स्लॉट काटना है। यहाँ पे क्या करना है, स्लॉट काटना है पूरी लंबाई में, तो इसकी मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर लाइनें खींचनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कीवे चीजर वगैरह से क्या कीवे काटता है, तो मार्किंग समांतर लाइनें खींचने के लिए कौन से रूल यूज हो जाएगी, की सीट रूल। 9 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, की सीट रूल। की सीट रूल से कीवे वगैरह की मार्किंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, 10वां नंबर की बात करते हैं, 10 नंबर, किसी बेलनाकार जाब या पाइप पर उसके अक्ष के समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया मैंने, समांतर रेखाएं खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, की सीट रूल का। तो क्या हो जाएगा, 10 का सी। डेप्थ रूल का प्रयोग पता है आप लोगों की, गहराई मापने के लिए होता है। नैरो रूल का प्रयोग होता है जो पतले स्लॉट होते हैं, तंग जगहों पे। नैरो मतलब होता है तंग जगह, मतलब जो कम चौड़े स्लॉट होते हैं उनकी लंबाई मापने के लिए नैरो रूल का यूज किया जाता है। ठीक है, की सीट रूल का समझ में आया यूज, की सीट का रूल समांतर लाइन खींचने के लिए। शॉर्ट रूल का प्रयोग क्या होता है, शॉर्ट रूल जब आप रूल चैप्टर पढ़ रहे थे, पूरा लेक्चर इसलिए पहले थ्योरेटिकल बेस पे कराया गया था आप लोगों को, कि पूरे रूल के बारे में आपको जानकारी दी गई थी, फिर उससे कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर देखेंगे, 11 में कह रहा है किसी ब्लाइंड होल की गहराई चेक करने के लिए, ब्लाइंड होल की गहराई चेक करने के लिए कौन सा यूज हो जाएगा, नैरो रूल आप लोग समझ रहे हैं, स्लॉट की चौड़ाई, ये सेट रूल समांतर लाइन खींचने के लिए, रूल डेप्थ गेज,
डेप्थ मतलब गहराई, मतलब गहराई मापने के लिए कौन सा यूज हो जाएगा, रूल डेप्थ गेज। इसी समझ में आई। तो 11 क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 12th की बात करते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग क्या होता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। जॉब क्या रहेगा, एक्चुअल साइज बनाना है। इसमें जो यूज करते हैं पैटर्न मेकर होते हैं। 12th का ए नंबर सही है। पैटर्न मेकर किसका यूज करते हैं, श्रिंक रूल का। इसमें जो क्या होता है, जाप जो बनाते हैं वो एक्चुअल साइज से क्या बनता है, जब हम कोई भी मेटल को हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, आप लोग जानते हैं। फिर जब ठंडा होता है तो गर्म स्थिति में आता है तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो छोटा ना हो पाए इसलिए हम ऑलरेडी बड़ा बनाते हैं। तो श्रिंक रूल का जब क्वेश्चन भी आता है, इसका जो साइज होता है वास्तविक साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका यूज पैटर्न मेकर करते हैं। चीज पढ़ाई जा चुकी है आप लोगों को, ठीक है। 12th हो गया। 13 देखते हैं, कितना बड़ा होता है। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन कितना बड़ा होता है, इसके लिए आप लोगों को बताया। अब ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग रखा जाता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रखा जाता है। मतलब कोई मेटल क्या होता है, कम श्रिंक होता है, कोई मेटल क्या होता है, ज्यादा श्रिंक होता है। स्टील ज्यादा श्रिंक होती है, एल्यूमिनियम कम श्रिंक होता है, तो उसका लिए अलग अलग रखा जाता है। लेकिन जब हम समानता बात की करते हैं प्रति फुट में, तो इसके लिए कितना हो जाता है, 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। ये आप लोगों को याद ही रखना है, 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। प्रति फुट में अगर पूछ रहा है तो 1/10 इंच से 7/16 इंच, इसका क्या होगा, साइज बड़ा होगा, ठीक है। ये आप कर लीजिए क्वेश्चन। 14 नंबर देखिए, स्टील के लिए श्रिंकेज अलाउंस कितना रखा जाता है। देखिए बात आ गई, अभी मैंने बताया था स्टील के लिए ज्यादा रहेगा और एल्यूमिनियम के लिए कम रहेगा। मतलब स्टील ज्यादा श्रिंक होती है एल्यूमिनियम की अपेक्षा की अगर बात करें तो। दो ही मेटल बेसिकली पूछता है, स्टील का पूछ सकता है, एल्यूमिनियम का पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी चीजें याद कर लीजिए, इसमें समझने का कुछ नहीं है। बस इस क्यों बड़ा रखा जाता है इसलिए बता दिया, क्योंकि मेटल जब कास्टिंग होती है तो मेटल का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। जब ठंडा होता है तो साइज कम हो जाता है, तो साइज कम ना हो पाए, एक्चुअल साइज में ही मिले, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, वास्तविक साइज से बड़ा बनाते हैं। कितना बड़ा बनाते हैं, स्टील के लिए अलग होता है, एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है। तो स्टील की बात करते हैं। तो 14 का क्या है, स्टील के लिए बात कर रहे हैं। तो स्टील के लिए क्या हो जाएगा, 2.1 mm प्रति 100 mm, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 14 का बी नंबर 2.1 mm से 2.1 mm प्रति 100 mm, प्रति 100 mm की लंबाई में, अगर ये 100 mm लंबाई है तो इसमें क्या हो जाएगा 2.1 mm। इसको हम क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। 2.1 मतलब कि 102.1 ये साइज जब बनाएंगे फिर हमें जो एक्चुअल साइज मिलेगा वो हमें 100 mm मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य हुआ, ठीक है। तो कितना साइज बड़ा करते हैं एल्यूमिनियम स्टील के लिए, 2.1 mm प्रति 100 mm। ये चीज समझ में आ रही, प्रति 100 mm 100 mm की लंबाई में 2.1 mm हम ज्यादा बड़ा साइज का रूल बनाएंगे। ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर देखेंगे। एल्यूमिनियम के लिए श्रिंकेज अलाउंस रखा जाता है। एल्यूमिनियम के लिए क्या हो जाएगा, 1.6 mm प्रति 100 mm, 1.6 mm प्रति 100 mm। मतलब 100 mm की अगर लंबाई की हमें एल्यूमिनियम की कास्टिंग चाहिए तो हमें कितना 1.6 mm, इसको ज्यादा लंबा स्टील रूल लेना पड़ेगा, मतलब श्रिंक रूल लेना पड़ेगा। मतलब 101.6 इतने का श्रिंक रूल लेंगे तो फिर 100 mm साइज मिल जाएगा, ठीक है। इतना साइज का हमें क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं। प्रति 100 mm में 1.6 mm साइज हमें ज्यादा बनाना पड़ता है, ठीक है। चीज समझ में आई। तो ये श्रिंकेज होता है, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। 16 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है। दो प्रकार के टूल बताए गए आपको, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन बने रहते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में ग्रेजुएशन नहीं बने रहते हैं। ये क्या करता है, इसके रीडिंग को हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, मेजरिंग टूल्स। मतलब जो डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हैं उसमें हम इस रीडिंग को ट्रांसफर करते हैं तो हमें रीडिंग प्राप्त होती है। ये चीज डिस्कस हो चुकी है डीप में, ठीक है। पहले आप लोग लेक्चर देखा करिए, लेक्चर पहले थ्योरेटिकल में पूरा समझ लीजिए, एक एक टॉपिक के बारे में बताया गया है डीप से, उससे पूरे पहले याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए चीजों को, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोग खुद आंसर बताइए। तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष मापी है। अप्रत्यक्ष मापी मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। इनडायरेक्ट मतलब इसमें ग्रेजुएशन नहीं रहेंगे और ये अपने रीडिंग को ट्रांसफर करेगा। टेलीस्कोप गेज आप देख रहे थे, ये क्या था, टेलीस्कोप गेज भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इसमें क्या था, 10 से 20 mm रेंज में माप सकता था, लेकिन इसमें क्या थे, ग्रेजुएशन बने थे। टेलीस्कोप गेज में क्या थे, ग्रेजुएशन बने थे कि नहीं बने थे। टेलीस्कोप गेज में
ये अप्रत्यक्ष मापी की बात कर रहा है। तो अप्रत्यक्ष मापी में टेलीस्कोप गेज और इसमें आपको 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर पढ़ाया गया था, उसमें आपको क्या था, ग्रेजुएशन बने थे। आउटसाइड कैलिपर, इसकी रीडिंग को भी क्या करते हैं, इसकी रीडिंग को भी हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष मापी है। इनसाइड कैलिपर, ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष मापी है। टेलीस्कोप गेज भी क्या है, अप्रत्यक्ष मापी है। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है? नहीं है का मतलब क्या है, मतलब अप्रत्यक्ष मापी नहीं है तो क्या होगा, प्रत्यक्ष मापी होगा, डायरेक्ट मेजर कर रहा होगा। तो डायरेक्ट मेजर करने के लिए टेलीस्कोप भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हुक रूल बच रहा है आपका। हुक रूल में क्या होता है, ग्रेजुएशन बने रहते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? टेलीस्कोप गेज, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड। आउटसाइड कैलिपर जिन्होंने नहीं देखा है, इनसाइड कैलिपर अंदर मुड़ी होती है इसके लिए अंदर मुड़ी होती है, इसके लिए बाहर भी होती है। ठीक है, ये सब डिस्कस हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हो गया 16 नंबर। हुक रूल इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स, मतलब अप्रत्यक्ष मापी नहीं था ये। 17 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष मापी यंत्र है। अब इसमें कौन सा पूछ रहा है, इनडायरेक्ट। इंग्लिश में नहीं लिख सकता, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स बताइए। इनडायरेक्ट इसमें कौन सा होगा, आप लोग देखिए बताइए। इनडायरेक्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट रीडिंग ना दे, इसको हम रीडिंग को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इनडायरेक्ट बताइए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स है। हेमिस्फेरिकल गेज किसको बोलते हैं, स्मॉल होल गेज को। स्मॉल होल गेज को क्या बोलते हैं, हेमिस्फेरिकल गेज बोलते हैं। ये भी क्या था, टेलीस्कोप गेज की रेंज क्या थी, स्मॉल होल गेज की रेंज 3.2 से 12.7, जबकि टेलीस्कोप गेज जो ऊपर आया था उसकी रेंज कितनी थी, 12.7 से 152.4। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं होगा कि ये भी क्या कर रहा था, ये भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। कैसा है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। कॉम्बिनेशन बेवल, कॉम्बिनेशन बेवल भी कैसा है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। यूनिवर्सल बेवल, यूनिवर्सल बेवल भी कैसा है, इनडायरेक्ट है। मतलब अप्रत्यक्ष, निम्न से कौन सा प्रत्यक्ष मापी है, दो प्रयोग तो सभी आ रहा है इसमें, मतलब सारे क्या है इसमें अप्रत्यक्ष मापी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। स्टैंडर्ड स्टील ग्रेजुएशन की मोटाई होती है। ग्रेजुएशन की मोटाई समझ रहे हैं, ग्रेजुएशन की मोटाई मतलब जो उसमें स्टील रोल थी उसमें जो ग्रेजुएशन बने थे, एमएम में ग्रेजुएशन थे, इंच में ग्रेजुएशन थे। तो इसकी जो थिकनेस पूछ रहा है, ये कितने एमएम थिकनेस होती है इसकी, तो 0.12 से 1.8 एमएम, इतने एमएम तक थिकनेस रखी जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। 18 का ए नंबर, 18 का एज क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर। एल स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड की मोटाई होती है। तो एल स्क्वायर आप लोगों ने ट्राई स्क्वायर पढ़ा, इंजीनियरिंग स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर का बेसिकली यूज कारपेंटर वो लोग करते हैं, मतलब इसका यूज राजमिस्त्री लोग करते हैं, एल स्क्वायर का प्रयोग। इसमें जो ब्लेड होता है और स्टॉक होता है, दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, सॉरी दोनों की थिकनेस बराबर होती है। ठीक है, एल स्क्वायर की ब्लेड और स्टॉक दोनों की थिकनेस क्या होती है, बराबर होती है। आपको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 19 हो गया। 20 नंबर देखेंगे। इनमें से शीट मेटल कार्बन के लिए कौन सा औजार नहीं है, शीट मेटल कार्बन के लिए 20 नंबर है। तो शीट मेटल के लिए कौन सा नहीं है, ट्राई स्क्वायर, ये भी ट्राई स्क्वायर का यूज भी होता है, एल स्क्वायर का भी यूज होता है। साल्ट रूल, साल्ट रूल से क्या करते हैं, लंबी शीटों की माप लेते हैं। ठीक है, नैरो रूल, नैरो रूल का प्रयोग होता है इसकी स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए, स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए, मतलब कम स्लॉट की चौड़े, कम चौड़े स्लॉटों में क्या करता है, लंबाई मापता है। तो इसका यूज नहीं होता है, इसका क्या हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे यूज होते हैं शीट मेटल में। 20 नंबर देखेंगे। 20 हो गए, 21 देखेंगे। 21 में कह रहा है एल स्क्वायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्यशाला में किया जाता है। एल स्क्वायर का यूज पूछ रहा है, तो एल स्क्वायर के बारे में बताया गया है। एल स्क्वायर का यूज पूछ रहा है। एल स्क्वायर का प्रयोग बेसिकली कौन करते हैं, राजमिस्त्री लोग करते हैं। एल स्क्वायर का प्रयोग कौन करता है, राजमिस्त्री लोग करते हैं। और इसका शीट मेटल साहब में भी आप पीछे देख के आए, शीट मेटल साहब में भी यूज हो रहा था एल स्क्वायर, कारपेंटर साहब में भी यूज होता है। मतलब करता क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे सरफेस को क्या करता है, चेक करता है।
टेलरिंग शॉप में भी अगर हमें कपड़े को काटना है 90 डिग्री में तो इसके लिए भी एल स्क्वायर यूज हो जाता है। उपरोक्त सभी यहाँ से सही हो जाएगा। 21 का डी नंबर उपरोक्त सभी। 22 नंबर की बात करते हैं। निम्न से कौन सा प्रयोग, निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? ठीक है, मतलब ट्राई स्क्वायर का कौन सा यूज नहीं है। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में आपको बताया गया। ट्राई स्क्वायर क्या करता है 90 डिग्री में, 90 डिग्री में क्या करता है, कोई सरफेस है इसके 90 डिग्री में चेक करता है कि 90 डिग्री में है कि नहीं है। ठीक है, और क्या कर सकता है ट्राई स्क्वायर, और इसकी जो सतह है ये भी बताता है कि कितनी फ्लैट बनी है, टेपर तो नहीं है। सतह की भी क्या बताता है, फ्लैटनेस बताता है कितनी फ्लैट है। ठीक है, तो स्क्वायरनेस चेक करना, स्क्वायरनेस मतलब यही हो गया ये जब स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायरनेस चेक करना। किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइन खींचना। आप लाइन खींच सकते हैं, ट्राई स्क्वायर इधर बढ़ा दीजिए तो इधर लाइन समांतर खींच जाएगी, इधर ट्राई स्क्वायर बढ़ा दीजिए तो इधर लाइन समांतर खींच जाएगी, तो लाइन भी खींच सकता है। वर्ग पीस को 90 डिग्री पर सेट करना, 90 डिग्री में सेट हो जाएगा। इसको भी 90 डिग्री में पहले रख दीजिए, दूसरा कोई वर्ग पीस है इसको 90 डिग्री में सेट हो जाएगा। संपूर्ण मापना, यहाँ मापना आ गया, ये चेक करता है। कौन सा टूल है, चेकिंग टूल है, मेजर नहीं करता है। तो संपूर्ण मापना गलत हो गया, संपूर्ण चेक करना करो तो सही हो जाता है। तो इसमें कौन सा प्रयोग है, प्रयोग नहीं है, संपूर्ण मापना। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 23 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष मापी है, मतलब डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स पूछ रहा है। तो ट्राई स्क्वायर में क्या कर रहा था, स्टील रोल, स्ट्रेट एज, रिंग गेज है। ये आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन है। इसमें आप लोग बताइए कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ट्राई स्क्वायर में क्या कर रहा था, डायरेक्ट माप रहा था 90 डिग्री में है कि नहीं है। स्टील रोल में ग्रेजुएशन बने रहते हैं, ये भी क्या करता है, डायरेक्ट बताता है। स्ट्रेट एज इन सब की रीडिंग को ट्रांसफर तो कहीं करते नहीं है। स्ट्रेट एज भी क्या रहता है, स्ट्रेट एज भी मतलब फ्लैटनेस चेक करने के लिए होता है बेसिकली, और ये सतह की समतलता चेक करता है। रिंग गेज, ये गेज है। अब गेज क्या करते हैं, हमेशा चेक करते हैं। ठीक है, चेक करने मतलब होता है ये डायरेक्ट कौन सा टूल हो जाता है, कौन से का प्रत्यक्ष मापी है। तो इसमें प्रत्यक्ष मापी औजार है तो स्टील रूल कौन सा है, इसमें प्रत्यक्ष मापी औजार की अगर बात करें तो स्टील रूल हो जाता है। ठीक है, स्टील रूल क्या है, प्रत्यक्ष मापी औजार है। ये क्या करता है, चेक करता है बेसिकली। स्ट्रेट एज भी क्या करता है, सतह चेक करता है। गेज भी क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, ये भी एज गेज वर्क करता है ट्राई स्क्वायर, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन बने होते हैं इसलिए क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष मापी हो जाता है। 23 हो गया। 24 देखेंगे। ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं। देखो चेकिंग वर्ड आया है यहाँ पे। ट्राई स्क्वायर क्या करता है, प्रकार का चेकिंग टूल है, मतलब एक गेज की तरह वर्क करता है। तो ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, स्टाक होता है, ये ब्लेड होता है। ठीक है, तो स्टाक इसमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आगे आएगा, इसके डिस्कस करेंगे। 25 नंबर देखिए, अभियांत्रिकी गुनिया। ट्राई स्क्वायर का हिंदी नेम क्या है, अभियांत्रिकी गुनिया। इसका साइज कहां से लिया जाता है, ये जो ट्राई स्क्वायर आप देखते हैं इसमें ब्लेड क्या रहता है, ब्लेड की चौड़ाई कम रहती है, जबकि स्टाक की चौड़ाई क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसकी जो पूछ रहा है कि इसका जो साइज, इसका साइज कहां से लिया जाता है, ये स्टाक होता है, ये ब्लेड होता है। तो स्टाक के अंदरूनी सिरे से, ये अंदरूनी सिरा हो गया, ये ब्लेड की ओवरऑल लंबाई है। तो स्टाक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड की पूरी लंबाई, ये जो साइज होता है, ये इसका क्या होता है, साइज होता है। ये कोई ऑप्शन है, स्टाक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड की अंतिम सिरे तक लंबाई, ये इसका क्या हो जाएगा, 25 का सी है ऑप्शन, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 देखेंगे। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड का साइज नहीं होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड का साइज क्या है, नहीं होता है। तो कौन सा साइज नहीं होता, उसमें कई तरह के साइज दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा साइज नहीं होता है। ट्राई स्क्वायर के जो ब्लेड है वो अलग अलग साइज में आते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज में आने मतलब ये हुआ कि 100 mm का भी होता है, 150 mm का भी होता है, और 200 mm का भी होता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड का साइज नहीं है, 150 भी मिलते हैं, 150 के भी, 100 के भी मिलते हैं, 150 के भी मिलते हैं, और 200 के मिलते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका कौन सा हो जाएगा, 26 का डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 27 देखेंगे।
इंजीनियरिंग स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है, जो इंजीनियरिंग स्क्वायर बने रहते हैं वो कितने एक्यूरेट बने रहते हैं। तो इसका है ए नंबर ऑप्शन, 0.002 mm से प्रति 10 mm में, प्रति 10 mm में 0.002 mm क्या होते हैं, एक्यूरेट रहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए, इसमें याद करना है कि जो प्रति 10 mm में अगर हम एक्यूरेसी देखें तो 0.002 mm की होती है, मतलब कितनी होती है, 2 माइक्रोन की एक्यूरेसी बने होते हैं क्या, इंजीनियरिंग स्क्वायर। 28 नंबर देखेंगे, ट्राई स्क्वायर की स्टाक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडरकट लगा रहता है, मतलब ये ट्राई स्क्वायर होता है, इसके स्टाक के अंदरूनी सिरे पे, मतलब यहाँ पे एक क्या होता है, अंडरकट लगा रहता है, पूरी लंबाई में क्या होता है, कट लगा रहता है। ये जो ट्राई स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसमें पूरी लंबाई में कट लगा रहता है, ठीक है। वो किसके लिए होता है, जब हम जाप रखते हैं इसमें, तो ये जाप की जो बर रहती है, मतलब जो कॉर्नर रहते हैं, कॉर्नर को स्थान देने के लिए, बर्रों को स्थान देने के लिए, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए, सुंदरता के लिए, बर्रों को स्थान देने के लिए, सी नंबर 28 का सी नंबर, बर्रों को स्थान देने के लिए, ठीक है। 29 देखते हैं, इंजीनियरिंग स्क्वायर निम्न में से कौन सा भाग रेफरेंस सतह की तरह कार्य करता है। हाँ, इंजीनियरिंग स्क्वायर का देखेंगे, आप ट्राई स्क्वायर का सिंपल ट्राई स्क्वायर देख रहे थे, उसमें आपका जो स्टॉक होता है वो रेफरेंस सतह की तरह काम करता है, लेकिन इंजीनियरिंग स्क्वायर में क्या होता है, ब्लेड भी कर सकता है, स्टॉक भी कर सकता है, दोनों करते हैं। मतलब अब ये जो ब्लेड थी ये स्टॉक था, मतलब इसमें क्या थे, दोनों ब्लेड और स्टॉक दोनों रेफरेंस सतह की तरह काम कर सकते हैं इंजीनियरिंग स्क्वायर में। 30 नंबर देखेंगे, स्टील रूल होता है। स्टील रूल क्या है, एक प्रकार का मेजरिंग टूल्स है, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट चेक भी नहीं करता है, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट क्या करता है, रीडिंग लेता है, डायरेक्ट रीडिंग में मेजरमेंट करता है। स्टील रूल के बारे में यूज समझ में आया। तो यही सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के, आज 30 नंबर तक क्वेश्चन हुए हैं। आगे फिर आपको देखेंगे अगले सीरीज में, फिर जो कि इसके 8-9 सीरीजें हैं, जिसमें आपको माइक्रोमीटर से भी क्वेश्चन मिलेंगे, वर्नियर कैलिपर से, जो सारा आप लोगों ने ये साइन बार, DTI, डायरेक्ट इंडिकेटर सब कुछ पढ़ा है, उससे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अभी तो ट्राई स्क्वायर और स्टील रूल देख रहे थे बेसिकली। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।